नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। जी हां, आपको बता दें ओवैसी ने कहा हमारे तमाम प्रत्याशियों को उतारेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों, मीडिया के ऊपर खुद ही भड़क गए प्रधानमंत्री। बोले मेरी बातें नहीं बताता मीडिया, लोगों ने सोशल मीडिया पर ले लिए मज़े। आखिरकार क्यों दोस्तों, राहुल गांधी ने कर लिया फैसला, अमेठी से देंगे स्मृति ईरानी को सीधी टक्कर। अब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में टक्कर दिखाई दे रही फिर से। और आखिरकार कैसे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी देंगी बड़ा झटका। कहा पूरी 42 की 42 सीटें जीत कर बताएंगे। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा हम अपने 10 प्रत्याशी उतारेंगे महाराष्ट्र में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि ओवैसी पूरे अपने 10 प्रत्याशी महाराष्ट्र में उतारने वाले। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला ले लिया है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चलें, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी में सीधी टक्कर है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल लोकसभा के आने वाले इन चुनाव में काफ़ी बड़े बदलाव हमें होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ ओवैसी अपने 10 प्रत्याशी उतारने के चक्कर में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में पहले से ही महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है शिंदे और बीजेपी में टिकट को लेकर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी 10 प्रत्याशी उतारेंगे तो किसका नुकसान करने वाले हैं, शिवसेना का या फिर दोस्तों कांग्रेस वगैरह दूसरी पार्टियों का। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश की स्वतंत्रता, देश के मीडिया और देश की खास कर भाईचारे को ख़त्म कर दिया है बीजेपी ने। आज मीडिया दोस्तों सच बोलने से डरती है। मुसलमान हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाता है और यही दो समाज हैं जिनके ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है। बाकी वो किसी समाज पर राजनीति नहीं करती। अगर आप देखें तो उसने हिंदू और मुसलमान को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। वरना आप सोचिए, इस देश में सिख हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं और जो दलित हैं, खैर उनके ऊपर तो अत्याचार होते हैं लेकिन उन्हें मुद्दा नहीं बनाया जाता। और जो क्रिश्चियन है दोस्तों, लेकिन आप समझिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों किया जाता है, क्योंकि एक बड़े तबके की आबादी मुस्लिम है और बीजेपी का गेम यही है कि हिंदू मुसलमान करो, नफरत फैलाओ और राजनीति करो। राहुल ने कहा कि आज युवा सबसे ज़्यादा परेशान हो चुका है। हर 2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, पेपर होने से पहले ही। और दोस्तों आप समझिए, अभी तक पेपर लीक करने वाले डरते क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी सवाल है। ये लोग कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जो पेपर लीक कर रहा है वो तो नहीं डर रहा है इनसे। इससे पता चलता है कि फिलहाल इनकी कार्रवाइयों में कोई दम नहीं है। जो सामने वाला पेपर लीक करने से पहले एक बार नहीं सोचता। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मायावती हो सकती है इंडिया गठबंधन का हिस्सा। बताया जा रहा है सोनिया गांधी से लगातार संपर्क में मायावती। दरअसल दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मायावती की बात अब तक इसलिए नहीं बन पाई है इंडिया गठबंधन से क्योंकि मायावती चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की के अलावा भी उन्हें मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी सीटें दी जाएं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेकिन दोस्तों मायावती को साथ इसलिए लाना चाहता है इंडिया गठबंधन कि वो बीजेपी का फ़ायदा न कराए। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। दरअसल सब जानते हैं दोस्तों कि मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित होती हैं या फिर बीजेपी का फ़ायदा कराती हैं। यही कारण है जो मायावती को लेकर इस तरीके के सवाल उठते भी रहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब आपको बताते चले, मायावती को लेकर ये सामने बात निकल कर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और मायावती में लगातार वार्ता चालू है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अपनी मीडिया पर हमलावर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों ने सोशल मीडिया पर ले लिए मज़े। दोस्तों जब कोई देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि जो मैं बोलता हूँ वो मीडिया छापता नहीं है, अगर मीडिया वो छाप दे तो भूचाल आ जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों, एक ऐसा इंसान ये कह रहा है जिसके लेटने बैठने योगा करने से लेकर खाने तक की फ़ोटो पूरी मीडिया पर बताई जाती है दिन भर। अगर वो इंसान दोस्तों जानबूझकर दुनिया को ये बताने की कोशिश करे कि मीडिया तो मेरा कुछ छाप ही नहीं रही है जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, जानबूझ के ऐसा नाटक किया जा रहा है कि भैया देखो मीडिया मेरा ही नहीं छापती और विपक्ष आरोप लगाता है कि मीडिया मेरा दिन भर
चलाती है। तो प्रधानमंत्री ने कल कहा अपने भाषण में कि मीडिया मेरा जो मैं बोलता हूँ वो छापती नहीं है, ज़रूर मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई जो मीडिया मुझे उल्टा सीधा बोलती है और मेरे बारे में कुछ भी बोलती है और मेरा सच भी नहीं बताती है। दोस्तों आप समझिए वही प्रधानमंत्री हैं जब मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर कहा करते थे कि मीडिया को आज़ादी नहीं है, बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज दोस्तों पूरी मीडिया मोदी सरकार की चरण वंदना में लगी है। प्रधानमंत्री योगा करते हैं तो पूरे दिन भर फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं मीडिया पर। प्रधानमंत्री किसी से मिल लेते हैं तो दिन भर वही चलता रहता है। प्रधानमंत्री योगा करते हैं तो दिन भर बताया जाता है। अब अगर एक ऐसा इंसान कहे कि मीडिया मेरी सुन नहीं रही है तो दोस्तों इससे ज़्यादा हैरानगी की बात क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जिसको दिन भर लोग टीवी पर बता रहे हैं। अगर यही बात दोस्तों राहुल गांधी कहते, अखिलेश यादव कहते, उद्धव कहते, ये तमाम विपक्ष कहता तो समझ में आता है, क्योंकि विपक्ष तो ऑलरेडी ये कह रहा है कि मीडिया उन्हें बताती नहीं है। और ये बात सच भी है कि मीडिया तमाम मुद्दों को गायब कर देती है विपक्ष के। तो आप समझ लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री की चालाकियां देखिए ताकि दुनिया को ये लगे कि अरे यार देखो ये लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया जो है मोदी को दिखाती है दिन भर, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि मीडिया मेरा जो मैं बोलता हूँ वो छापती नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि कैसा षड्यंत्र बुनते हैं प्रधानमंत्री जिसमें आप फंस कर रह जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से स्मृति ईरानी से राहुल गांधी की सीधी टक्कर, अमेठी से चुनाव लड़ने को हुए तैयार राहुल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी की पिछली बार की अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो इतनी पॉपुलैरिटी राहुल की नहीं थी, लेकिन दोस्तों आज राहुल गांधी एक ब्रांड बन चुके हैं। जब एक दोस्तों चीज़ एक ब्रांड बन जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है आप अच्छे से जानते हैं। एक लोकल पेंट की कीमत होती है दोस्तों 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर वही पेंट सलमान खान ने पहन ली या फिर किसी अदर सेलिब्रिटी ने पहन ली तो वो बन जाता है एक ब्रांड। वैसे ही दोस्तों जब तक राहुल गांधी सड़कों पर नहीं उतरे थे, जब तक राहुल गांधी एक नॉर्मल रणनीति से चुनाव लड़ते थे, सड़कों पर नहीं उतरते थे, न ज़्यादा भाषणबाजी करते थे, तब लोगों को लगता था कि राहुल गांधी सच में महलों के राजा हैं, वो कभी आम लोगों की तरह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जब राहुल गांधी ने पहली अपनी भारत जोड़ो यात्रा की और वो सड़क पर उतरे, तब दोस्तों ये साबित हो गया कि राहुल गांधी न सिर्फ सड़कों पर उतर सकते हैं बल्कि वो बीजेपी वालों को चुनौती भी दे सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों अब जो अब अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल का फिर से एक बार मन बन गया है। अब दोस्तों सीधी टक्कर स्मृति ईरानी और राहुल के बीच में होगी, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि अब राहुल गांधी इसमें वहीं से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आपको बता दें स्मृति ईरानी के सामने राहुल हार गए थे चुनाव, लेकिन अब की बार दोस्तों राहुल गांधी का रिवेंज तैयार है और अब की बार स्मृति ईरानी को अमेठी के लोग दौड़ा कर भगाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव। कहा अच्छा है भाजपा के नेता मोदी जी की चरण वंदना करते रहना चाहिए। दरअसल दोस्तों जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी का परिवार कहाँ है, जो मोदी परिवारवाद इसीलिए करते रहते हैं, तो दोस्तों तमाम बीजेपी के नेताओं ने प्रोपेगेंडा चलाया और लिख दिया कि हम हैं मोदी का परिवार। अपने बायो के आगे सबने लिख दिया हम हैं मोदी का परिवार। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर तख्तियाँ लगा दी। ये सब कुछ राजनीति का ही एक हिस्सा है दोस्तों। राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन कहाँ पलटी मार जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। आज जो लोग बीजेपी के साथ हैं, कल बीजेपी की सत्ता पलटने के बाद किसके साथ होंगे ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से लालू प्रसाद यादव ने कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं अरे ये तो परिवारवाद है इनकी पार्टी में, परिवार वालों को टिकट देते हैं, सारे परिवार वाले भरे पड़े। लेकिन दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, क्योंकि बीजेपी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। अगर आप अभी बीजेपी के नेताओं के नाम निकालेंगे तो बाप भी उसी पार्टी में, बीजेपी में बेटा भी बीजेपी में, बहू भी बीजेपी की पार्टी में। तो आप समझिए बीजेपी में तो बहुत लंबा परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी ये चीज़ छुपाने का काम करती है ताकि जनता के सामने सच ना आए। लेकिन जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं कि उसको पता ना चले कि परिवार का मतलब, परिवारवाद का मतलब क्या होता है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री घेर लिया और साफ कहा है कि फिलहाल जो है यहाँ पर जो ये परिवारवाद की बातें हो रही हैं इसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी है। लालू ने साफ कहा कि फिर अगर प्रधानमंत्री हिंदुत्व को इतना फॉलो करते हैं तो अपनी माँ के देहांत पर ना उन्होंने बाल मुंडवाए ना दाढ़ी छिलवाई, क्यों नहीं करा उन्होंने ऐसा, जबकि हिंदू धर्म में दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है।
फ़िलहाल दोस्तों, अगर आपको बता दें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी बताना। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिर से एक बार केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी उन लोगों से टिकट छीन लेती है, खासकर का टिकट नहीं देती उन लोगों को जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया होता। दरअसल आपको बताते चलें, केजरीवाल का कहना है कि अपने नेताओं के किए कराए पर मिट्टी डालने का काम करती है बीजेपी। उनको बचाने के लिए और चुनाव में नए तरीके से सीटें जीतने के लिए और नए प्रत्याशियों को उतारती है। जबकि दोस्तों आप समझिए, होना तो ये चाहिए कि गौतम गंभीर अगर दिल्ली के एमएलए थे दोस्तों, वो मंत्री थे, तो उनको काम करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बीजेपी के नेता होने के बावजूद कुछ नहीं किया। यही कारण है जो अब इसके ऊपर भड़कते हुए नज़र आ गए हैं वो। और ये आरोप भी लगाया गया है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन मतलब मेरा साफ है दोस्तों कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, इन चीज़ों के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही भैया, क्योंकि आप इन चीज़ों को बचाने का काम कर रहे हो, आप इन चीज़ों पर नहीं बोलते हो। इसलिए दोस्तों ये सवाल खड़े हो जाते हैं और जाहिर सी बात है कि इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर अखिलेश हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का नारा 400 पार नहीं, बल्कि अब की बार 400 हार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 10 साल ही, हिटलर का भी राज 10 साल रहा था। आपको बता दें, अखिलेश ने बातों ही बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से हिटलर बता दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हिटलर का राज भी 10 साल तक ही रहा था और हिटलर 10 साल बाद हट गया था, एक तरीके से हट गया था। यानी कि दोस्तों अब कहाँ हट गए थे आप अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये साफ कह दिया कि फ़िलहाल एक तरीके से कि बीजेपी का भी हिटलर राज जब ख़त्म होने वाला है, 10 साल हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल बीत गए आपके और हमारी ज़िंदगी के, और 10 साल से लोग क्या झेल रहे हैं दोस्तों? सिर्फ नफ़रतबाजी झेल रहे हैं। इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, तमाम जो हमारे देश के फेस्टिवल होते हैं उसमें दोस्तों धार्मिक नारे लगाए जाएं, जैसे जय श्री राम। झंडा फहराना है, भारत माता की जय की जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या दोस्तों ये देश के लिए ख़तरनाक नहीं है कि आप देश को एक ऐसी चीज़ सिखा रहा हो जिस चीज़ से दोस्तों देश की जनता का नुकसान हो रहा है? और आप समझिए, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आज जो देश की स्थिति बन चुकी है, जो देश में हो रहा है, वो देश के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है दोस्तों। और हर जो है यहाँ पर हमारे देश के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें धार्मिक नारे लगाना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इसको बंद होना चाहिए, और ये बंद तभी होगा जब ये सरकार हटेगी, क्योंकि इस सरकार ने ही उन लोगों को अधिकार दे रखा है कि जाओ जाकर इस तरीके के धार्मिक नारे लगाओ। इसलिए अब आजकल जो बीजेपी के समर्थक हैं वो जगह जगह इसी तरीके की हरकतें करते फिरते हैं, जिसके पीछे कई बार तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं दो गुटों में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़के तोक़िर रज़ा बोले, हमें नहीं लगता है डर, हम सच बोलते रहेंगे। दरअसल दोस्तों, तोक़िर रज़ा को 2010 के मामले में समन जारी किया गया है। और अब दोस्तों आप समझिए, तोक़िर रज़ा को बताया जा रहा है कि तोक़िर रज़ा ने जो दंगे फैले थे उसके वो मास्टरमाइंड तोक़िर रज़ा है। दरअसल आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, तोक़िर रज़ा ने जुमे के बाद एक रैली निकाली थी और कहा था कि हमसे एक के बाद एक हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपने देश को शांति अमन चाहते हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन अब अगर यही चलता रहा तो हम अपने नौजवानों को नहीं रोक पाएंगे। और तोक़िर रज़ा ने रैली निकाली थी जिसके बाद कई बार पथराव भी हुआ था। तो अब दोस्तों जानबूझ के तोक़िर रज़ा को फंसाने के लिए पुराना मामला निकाला जा रहा है 2010 का, और ये कहा जा रहा है कि देखो भैया, तोक़िर रज़ा अदालत द्वारा कि तोक़िर रज़ा ही मास्टरमाइंड थे 2010 के दंगों के। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलता है या सड़कों पर उतरता है, तो आपको बताते चलें, मतलब जो मेन मुखिया होता है, जो रैली का आह्वान करता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम रैली निकालेंगे, इस तरीके की जो चीज़ें करता है, उसको दोस्तों मेन मुख्य आरोपी बताकर ये कह दिया जाता है कि इसने दंगा फैलाया है। और दोस्तों उसको लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाता है। कभी कभी तो 5-5, 6-6 साल निकल नहीं पाते हैं वो बाहर। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होता है वो इसी तरीके की चीज़ें करती है ताकि दोस्तों मुस्लिम ना सड़कों पर उतरे, ना अपनी आवाज़ उठा पाएँ।
कोई कितने ही शांतिपूर्ण ढंग से दोस्तों प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन उसके प्रोटेस्ट में कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं जो कि दंगा फैलवा जाते हैं। और इल्ज़ाम किस पे आता है? जिन लोगों ने किसी रैली का वो किया है अफगान, या फिर वो किए कि भैया यहाँ पे आज रैली निकालेंगे, उसको मेन मास्टरमाइंड बताकर जेलों में डाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के कई ऐसे नेता हैं जिनको इसी आरोप में जेलों में भर रखा कि ये मास्टरमाइंड है, इन्होंने रैली का वो किया था, तो इसने ही दंगे फैलाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पलटू राम चचा खूब बहुत ज़्यादा परेशान है तेजस्वी यादव की लगातार रैली देखकर। दरअसल आपको बताते चलें, फिलहाल तेजस्वी यादव की रैली में ज़बरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ रही है और इसी को लेकर काफ़ी लोग काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव की बिहार में जब रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा तो तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बताते चलें, तेजस्वी यादव की इस रैली में लालू प्रसाद यादव और तमाम अन्य लोग भी शामिल थे, जैसे इंडिया गठबंधन के लोग। अब इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया है ख़ास करके नीतीश कुमार को कि अब की बार बिहार की सत्ता से जेडीयू गायब हो जाएगी। मतलब ये दोस्तों कि धीरे धीरे कर जो जेडीयू है उसको उसके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं ये सारी मुहिमें चल रही हैं। और हमने एक चीज़ और नोटिस की है दोस्तों कि जेडीयू जो है वो धीरे धीरे कर ख़त्म होती जा रही है। मतलब अब जेडीयू का कोई वजूद बचा नहीं है दोस्तों, अगर देखा जाए तो। और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि हमने कई बार ये चीज़ को नोटिस किया है कि फ़िलहाल जो जेडीयू है अब उसकी जो पहले नीतीश कुमार थे, जो पहले लोग जानते थे, अब वो नहीं रहे नीतीश कुमार। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में मच गई खलबली। जी हां, आपको बताते चलें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी की खुली चेतावनी। कहा अब की बार पूरी 42 की 42 सीटें जीत के बताएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे डाली है, वो भी 42 सीटों की। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें लोकसभा की, और ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वो 42 की 42 सीटें जीतेंगी। आपको बताते चलें, इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ अलग ही मामला नज़र आ रहा है और ममता बनर्जी का मैजिक दिखाई दे रहा है। जहां भी ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं वहां साफ दिखाई देता है कि उनका एक दमखम और ख़ास कर एक रणनीति जो होती है उनकी, वो साफ दिखाई देती है। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल ममता बनर्जी का एक पश्चिम बंगाल में एक अलग ही रुतबा है। जहाँ पर भी वो जाती हैं, ख़ास कर दोस्तों वोटर्स उनके साथ होते हैं। और ये फिर से दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं दोस्तों जहाँ पर फाइनली ये सारी बातें हमें नज़र आएंगी। और इसमें एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि अब दोस्तों काफ़ी चीज़ें जो जहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने से दोस्तों स्मृति ईरानी घबराई। क्या अब राहुल गांधी दोस्तों इस बार स्मृति ईरानी को कर देंगे अमेठी से बाहर? दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी खलबली मच गई है। प्रियंका गांधी रायबरेली से तो राहुल गांधी अमेठी से। यही कयास लगाया जा रहा है कि दोनों ही मोदी के गढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि रायबरेली प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ माना जाता है एक तरीके से। और जो अमेठी है वहाँ से राहुल गांधी की हमेशा से वो सीट रही थी, लेकिन पिछली बार स्मृति ईरानी ने वो सीट जीत ली थी राहुल को हरा कर। लेकिन अब की बार दोस्तों राहुल गांधी फिर से तैयार है वहीं पर अपनी वापस से किस्मत आजमाने के लिए। और मैंने एक चीज़ को नोटिस किया दोस्तों, वो क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियों को अब घेरने के लिए काफ़ी कुछ जो है प्लानिंग चल रही है इंडिया गठबंधन की। क्योंकि जो पिछले 10 सालों में ख़ास कर विकास नहीं हुआ। महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं आप बताइए? महिलाओं के साथ आए दिन गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद भी ये सरकार कहती है कि हमारे राज्य में बहुत अच्छा हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। तो अब जो भी हो रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। लेकिन फ़िलहाल हम आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाएं ताकि इस तरीके की जो